नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी, भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और इसके अंदर हम विराम चिन्हों की बात कर रहे थे। विराम चिन्हों के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, इनकी सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। अब हम लोग आज का जो हमारा जो विराम चिन्ह के अन्य प्रकार है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं इकहरे और ये होते हैं दोहरे। सबसे पहले हम इकहरे उद्धरण चिन्हों की बात करेंगे। ये चिन्ह जो है इसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग अधिकतर बार कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चिन्ह लगाया जाए। कहीं पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते थे, कहीं पर हम ये इकहरे लगाते थे, कहीं पर दोहरे। अब कौन से लगाए जाने चाहिए वो वाली बात, मतलब नियम क्या कहता है, तो उस नियम की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहले इकहरे, किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह से इसे बांधा गया है। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी और इन्हें बापू। ठीक है, इस प्रकार से। और इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बांधा जाता है। अब अगर जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर का नाम हम दिनकर से लेते हैं, तो यहाँ पर भी उपनाम इनका दिनकर है, तो इसे बांध सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति, उपनाम और ग्रंथ की बात की गई है, तो अलग अलग प्रकार से हम लोग इसे बांट सकते हैं। अब है दोहरे उद्धरण चिन्ह। दूसरे प्रकार है, तो हमने पहला प्रकार देखा जिसके अंतर्गत व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ और आदि को इस चिन्ह से बताया जाता, व्यक्त किया जाता है। अब है दूसरा दोहरे उद्धरण चिन्ह। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो उस कथन को इन चिन्हों के बीच में लिखते हैं। हम कोई भी कोटेशन यानी परिभाषा को लिखते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिसके द्वारा ये जो परिभाषा कही गई होती है वो एज इट इज इसके अंतर्गत आती है। और इसका यही है, विशेषता यही है कि इन चिन्हों को जो कहा गया है उसको एज इट इज लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकतंत्र, जनता के लिए
जनता द्वारा, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इसे कहा गया है लिंकन ने। ये लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा है, उसको एज इट इज लिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी जो परिभाषाएं होती है उन्हें इन्हीं डबल वाले दोहरे चिन्हों के अंतर्गत, पीछ के अंतर्गत लिखा जाता है। और इकहरे के अंतर्गत हमने व्यक्ति का नाम, उपनाम और ग्रंथों की बात की थी। दोनों प्रकार से हमने समझा। अब है विवरण चिन्ह। अगला जो चिन्ह है हमारा वो है विवरण देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। कहीं पर विवरण किया जाता है तब इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। परिभाषा किस रूप में? किसी विषय के विवरण या व्यापार यानी आदान प्रदान, व्यापार, जानकारी से पूर्व, किसी विवरण, व्यापार, जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं और उन तीनों भेदों को यहाँ लिख दिया। फिर सर्वनाम के इतने भेद हैं। इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है कोष्टक। लास्ट जो हमारा विराम चिन्ह की बात हम करें तो वो है कोष्टक। कोष्टक कैसे लगाया जाता है? इस प्रकार। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे हम। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ या जरूरी विवरण लिखना हो तो उसे कोष्टक में लिखते हैं। अब इसका उदाहरण है परस्पर, ब्रैकेट में कर दिया आपस में। ठीक है, आपस में प्यार से रहें। देखिए यहाँ पर परस्पर का अर्थ ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कोष्टक के अंतर्गत लिख दिया। तो हमने जो ये बात करी कि विराम चिन्हों की, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ त्रुटियां, निदान और उपचार की बात करते हैं। त्रुटियां, निदान एवं उपचार कि कौन कौन सी गलतियां यहाँ पर विद्यार्थी कर जाते हैं, उसका निदान या उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी लिखते समय ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, जो हमारी इकाई 7 है उसका ये भी टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो निदान उपचार है वो लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट का है। विद्यार्थी लिखते समय मात्राओं पर ध्यान नहीं रखते, जिससे वर्ण अशुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा अनुस्वार और चंद्र बिंदु का उचित उपयोग नहीं करते हैं। आइए, जैसे कि बालक है तो वो ध्यान ना रखते उसको बालक लिख देते हैं, ब को वो लिखने की गलती करते हैं। इसके अलावा बड़े पे हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, लेकिन विद्यार्थी उसको
बिंदी न लगाते हुए लिखते हैं, तो यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं। इसके अलावा कक्षा को कक्षा, कक्षा को लिख देते हैं कक्षा, ये भी गलत है। ठीक है, तो दिए है, दिए लिखा होता है, उसको लिखते हैं दिए, ये भी गलती कर जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी गलतियां हैं जो विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। अब इसका उपचार है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। अध्यापक है, अध्यापक को विद्यार्थियों की गलती को सुधारना आवश्यक होता है, अन्यथा विद्यार्थी है उस गलती को हमेशा अपनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसीलिए अध्यापक है वो विद्यार्थियों का आदर्श होता है और अध्यापक को इन गलतियों को समय रहते सुधार करवाना चाहिए। तो उपचार, उपचार की बात करें तो अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए, अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला उपचार तो ये हो सकता है कि अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। फिर है क्योंकि विद्यार्थी जैसा उच्चारण सुनेंगे वैसा ही अनुकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला उच्चारण ये हो सकता है। फिर दूसरा है वर्तनी से संबंधित शब्दों को समय समय पर छात्रों से लिखवाना चाहिए, लिखित रूप में यहाँ पर गलती का सुधार किया जा सकता है। फिर है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। देखो, पहली बात तो ये सकती है खुद शुद्ध रूप में बोले और विद्यार्थियों से अनुकरण करवाए, ये सही रूप हो सकता है प्रयास। दूसरा है वर्तनी शब्दों को लिखवाना। और तीसरा है कि अगर लगे कि भाई विद्यार्थी तब भी नहीं सीख पा रहे हैं तो उन्हें प्रतियोगिता के माध्यम से सुधार कार्य करवाया जाए, क्योंकि प्रतियोगिता में हर बालक है वो अपना प्रदर्शन अच्छा करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर वो शुद्ध रूप से अवगत हो सकता है। और इसके अलावा आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम लोग सुधार करवा सकते हैं। तो अगला हो सकता है उपचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी उपचार करवाया जा सकता है। तो ये था त्रुटियां किस किस प्रकार की होती है और उसका निदान या उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। आइए अब लिखिए गृहकार्य प्रश्न अपना। तो गृहकार्य प्रश्न के अंतर्गत अब आप अपने सारे विराम चिन्हों के बारे में आप लोग लिख कर लाएंगे। विराम चिन्हों का वर्णन करते हुए त्रुटियां, निदान एवं उपचार को समझाएं। ठीक है, तो अब आपको इसका उत्तर यहीं पर आज हमारी जो इकाई 7 है वो पूर्ण होती है। अब हम लोग अपनी उससे पहले वाली जो इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।